हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं दीपा चौधरी आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम करने वाले हैं काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन हम यहाँ पर करेंगे और जैसे ही हमारा काल विभाजन समाप्त होता है उसके बाद हम आदिकाल का नामकरण भी यहाँ पर कर लेंगे। तो आज की क्लास में हम अपने 2 टॉपिक कवर करेंगे। आज का जो हमारा क्लास है ये क्लास नंबर 3 होगा। इससे पहले हम 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वे 2 क्लास नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपका एक साहित्य का क्रम बन पाएगा। और यहाँ हम डिटेल में साहित्य को कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक शेयर करना होगा और उन बच्चों तक इस क्लास को पहुँचाना होगा जो कहीं भी जाकर कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं और अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी का, तो हमसे जुड़ सकते हैं। ये जो भी आपका टीजीटी पीजीटी हो या यूपी का हो या फिर DSSB हो आपका, वहाँ पर टीजीटी पीजीटी जैसे वैकेंसी भी आई है 432 पीजीटी DSSB पीजीटी में, तो आप मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। सारा डिटेल में कराया जाएगा और DSSB के कुछ मैंने आपको पेपर कराए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर। चलिएगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। अगर आपके पास में समय नहीं है नोट्स बनाने का तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगी। आप अपनी PDF निकलवा सकते हैं, एक फ़ाइल बना सकते हैं, उसमें आप सीक्वेंस में सारे नोट्स रख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा क्लास को शुरू करते हैं। गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई भी प्रयास नहीं किया था। सबसे पहले यही आते हैं, इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को एक वर्ण क्रम पद्धति के अंतर्गत लिया था और इन्होंने कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। ये कल भी मैंने आपको पढ़ाया। आज की क्लास में हम इसको फिर से कर रहे हैं। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि गारसा दत्तासी और जॉर्ज गियर्स शिव सिंह सेंगर ने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया था। नेक्स्ट आता है जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन। जॉर्ज गियर्सन का काल विभाजन, इन्होंने 11 भागों में अपने काल विभाजन किया है हिंदी साहित्य का अपने इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत। और इनके इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये कल हम कर चुके हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन ने काल विभाजन का पहला प्रयास किया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने श्रेय जाता है काल विभाजन के प्रथम प्रयास का। और जॉर्ज गियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में विभक्त किया है। ये 11 भाग कौन कौन से हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं सारे भाग। देखिए, पहले नंबर पर आपका चारण काल आता है। दूसरे नंबर पर आता है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। नंबर 3 मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविताएं। नंबर 4 ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 मुगल दरबार। नंबर 6 तुलसीदास। नंबर 7 रीति काव्य। नंबर 8 तुलसी के प्रवर्ती कवि। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और नंबर 11 विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। देखिएगा, इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है और अध्यायों की संख्या की अधिकता होने के कारण इस काल विभाजन को अनुपयुक्त माना गया है। ठीक है, देखिएगा आगे जो काल विभाजन है हमारा, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार से काल विभाजन किया है, इसे हम देखेंगे पूरा डिटेल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को अब तक का सर्वाधिक प्रमाणिक और तार्किक काल विभाजन माना गया है। और यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। कल बताया था ये सारी चीज़ें। और किस नाम से लिखा गया था? हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा गया था। इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया है। पहले भाग का नाम है वीरगाथा काल, जिसका समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। दूसरे भाग का नाम दिया है भक्ति काल। भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। और तीसरे भाग का नाम क्या है? रीति काल। संवत 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी तक इसका समय माना गया है। चौथे भाग का नाम इसने दिया है आदिकाल। आदिकाल का समय रखा गया है संवत 1900 विक्रमी से आगे तक का, यानी कि अब तक का जो समय है वो सारा इसके अंतर्गत
आता है गद्य काल के अंतर्गत। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता प्राप्त हुई है या प्रमाणिक माना गया है, तार्किक रूप से प्रमाणिक माना गया है सर्वाधिक लोगों के द्वारा, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ही है। ठीक है, इनके द्वारा किया गया काल विभाजन ही है। हिंदी साहित्य के जगत में अब तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया, देखिए यही है। ठीक है, यही काल विभाजन मान्य और सर्वाधिक प्रमाणिक है। यहाँ आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा जो एक्स्ट्रा हो। पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बताई गई है और सारे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर रखे गए हैं। मिस्र बंधुओं का काल विभाजन देखिएगा। मिस्र बंधुओं के द्वारा जो काल विभाजन किया गया है, पहले इनके ग्रंथ के नाम को जान लेते हैं। तो इनके ग्रंथ का नाम क्या है? मिस्र बंधु विनोद। और कौन थे मिस्र बंधु? 3 व्यक्तियों के नाम कल मैंने आपको बताए थे। आज आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर देना है कि मिस्र बंधु के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आते हैं। ठीक है, मिस्र बंधु विनोद अपनी रचना में, जिसकी रचना जो है ये कितने भागों में थी? 4 भाग थे इसके भाग थे 4। और पहले 3 भाग का प्रकाशन इन्होंने 1913 में किया और चौथे भाग का प्रकाशन इन्होंने कब किया था? 1934 में किया था। तो इसके विषय में जानिएगा। इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में और कुछ उपभागों में बांटा गया है। यानी कि ये जो 4 भागों में प्रकाशन किया है, इसके अंतर्गत मिस्र बंधु विनोद को 5 भागों के अंतर्गत और कुछ उसके उपभागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो किस प्रकार से इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत काल विभाजन को किया है वो देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। पहले भाग का नाम है इनके आरंभिक काल। आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है पूर्व प्रारंभिक काल, जिसका समय 700 से 1343 विक्रमी। दूसरे भाग का नाम है उत्तर आरंभिक काल और इसका समय क्या है? 1344 से लेकर 1444 विक्रमी। दूसरे भाग का नाम है, इन्होंने जो दिया है मेन भाग, ये तो इसके दोनों उपभाग थे। ये क्या थे? ये इसके उपभाग थे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरे भाग का नाम क्या है? माध्यमिक काल। माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा गया। पहले भाग का नाम आता है पूर्व माध्यमिक काल, जिसका समय है 1445 से 1560 विक्रमी। और इसी में दूसरा उपभाग क्या है? प्रौढ़ माध्यमिक काल, प्रौढ़ मध्य काल, और इसका समय है 1561 से लेकर 1680 विक्रमी। नंबर 3 पर भाग जो आता है मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत, वो आता है अलंकृत काल। नंबर 3 पर इनका अलंकृत काल है। अलंकृत काल को भी मिस्र बंधुओं ने 2 भागों में बांटा है। पहले भाग का नाम दिया है पूर्व अलंकृत काल और पूर्व अलंकृत काल का जो समय रखा गया 1681 से लेकर 1790 विक्रमी रखा गया है। उत्तर अलंकृत काल आता है इसका दूसरा उपभाग, उत्तर अलंकृत काल, जिसे 1791 से लेकर 1889 तक रखा गया है, 1889 विक्रमी। चौथे नंबर पर कौन सा भाग आता है? परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल जो है आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक है, परिवर्तन काल का समय पूछा था कब से कब तक का है, तो इसे ध्यान रखेंगे। परिवर्तन काल का जो समय है ये 1890 से लेकर 1925 विक्रमी तक रखा गया है। फिर आता है आपका 5 नंबर पर जो इसका भाग है वर्तमान काल, और वर्तमान काल में समय जो रखा गया है वो 1925 विक्रमी से लेकर अब तक रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने मिस्र बंधु का काल विभाजन पढ़ा। कैसा लगा आपको ज़रूर बताना मुझे अब तक का क्लास। और देखिए आगे जो हम काल विभाजन पढ़ने वाले हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन हुआ। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सन 1938 में प्रकाशित, इनके ग्रंथ को भी मैंने कल लिखवाया था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ। और इसमें डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार से किया है। देखिए, पहले काल का नाम रखा इन्होंने संधि काल। संधि काल का समय दिया है 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक। दूसरे काल का नाम देते हैं चारण काल और 1000 ईस्वी से 1000 संवत 1000 से लेकर 1375 विक्रमी तक इसका नाम रखा गया। नंबर 3 पर आता है भक्ति काल। भक्ति काल का समय 1375 विक्रमी से
1700 विक्रमी माना गया है। और रीतिकाल का समय है 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी। आधुनिक काल का समय क्या है? 1900 विक्रमी से आगे के काल को इन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी है। देखिएगा आगे क्या कहते हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने केवल वीरगाथा काल को चारण काल का नाम दिया और शेष जो काल हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गए काल विभाजन के अनुरूप ही हैं। यहाँ से समय को अगर देखा जाए तो समय भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग है और इसका नाम इन्होंने बदल दिया है। इसको इन्होंने चारण काल की संज्ञा दी है आदिकाल को, बाकी काल जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। वीरगाथा काल की जो वीरगाथाएं हैं यानी आदिकाल में जो वीरगाथाएं हुई हैं वो चारण काल के द्वारा ही गाई जाती थी। इन्होंने इसी वजह से इसका नाम क्या रखा है? चारण काल रखा है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन देखिए यहाँ पर सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि हमने कल बताया था आपको, ये 2 भागों में विभक्त है और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शुक्ल की मान्यताओं का सतर्क रूप से खंडन किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रमुख रूप से निम्नलिखित भागों में विभाजित किया है। इन्होंने शुक्ल जी का एकदम से खंडन कर दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने का काल विभाजन, ये उसके पक्ष में नहीं थे गणपति चंद्र गुप्त जी। देखिए इन्होंने कैसे बताया है। प्रारंभिक काल की बात करते हैं। इन्होंने 3 भागों में काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल को इन्होंने 1189 से लेकर 1350 ईस्वी तक माना है और दूसरे नंबर पर इन्होंने मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, इस तरीके से। तो मध्यकाल के 2 उपभाग रखे हैं। पूर्व मध्यकाल, जिसका समय मध्यकाल को इन्होंने 1350 से लेकर 1857 विक्रमी तक रखा और फिर इन्होंने इसे 2 भागों में बांट दिया। पूर्व मध्यकाल को 1350 से लेकर 1600 विक्रमी और उत्तर मध्यकाल को 1600 से लेकर 1857 विक्रमी तक। यानी यहाँ इन्होंने कुछ ईस्वी में लिख दिया और कुछ फिर विक्रमी में, तो ये यहाँ पर विक्रमी कर लीजिए। ठीक है, ये विक्रमी ही होगा। आधुनिक काल की अगर बात करते हैं तो ये 1857 विक्रमी से आगे की बात है। देखिए एक और यहाँ पर इतिहासकार हैं FEK। ये कल भी मैंने इनका लिखवाया था आपको, जो ग्रंथ था इतिहास ग्रंथ इनका, तो वो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा लिखवाया था। ठीक है, और इनके इसको भी देखना काल विभाजन को। FEK के द्वारा लिखा गया जो काल विभाजन है, कई अन्य विद्वानों ने भी इस काल विभाजन का प्रयास किया। कई अन्य विद्वानों ने वृत्त संग्रह के आधार मानकर काल विभाजन का प्रयास किया है। यहाँ FEK के द्वारा भी काल विभाजन उल्लेखनीय है। जैसे इन्होंने क्या कहा है, पहले भाग को इन्होंने प्राचीन चारण काव्य कहा है और प्राचीन चारण काव्य का समय 1150 से लेकर 1400 विक्रमी तक माना है। दूसरे नंबर पर आता है प्राचीन भक्त काव्य और 1400 से लेकर 1550 विक्रमी इसका समय है। थर्ड नंबर पर आता है कबीर के उत्तराधिकारी, जो कबीर के उत्तराधिकारी थे, 1550 से लेकर 1750 विक्रमी इनका समय रखा गया है। और आधुनिक काल जो है वो 1800 विक्रमी से आगे। तो इनका काल तो एकदम डिफरेंट है, ये किसी से मैच नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी काल विभाजन किया और इन्होंने अपने जो काल विभाजन किया है वो 4 भागों में किया है। तो आदिकाल का जो समय रखा है इन्होंने, ईस्वी में इन्होंने समय रखा। ध्यान रखिए, अभी तक आपने जितने भी पढ़े हैं तो ये सारे करीब करीब आपने संवत में पढ़े हैं। अभी इनका जो है वो ईस्वी में है, ईस्वी सन में। देखिए आदिकाल जो है ये 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का समय रखा है इन्होंने आदिकाल का। और इन्होंने फिर दूसरे काल का नाम दिया है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने 1400 से ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक माना है। उत्तर मध्यकाल, इसका समय 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक का है। और आधुनिक काल का समय 1900 ईस्वी से लेकर अब तक का है। एक और बात आप यहाँ नोट कर लीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस वाले काल विभाजन के स्वीकार किया है। इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। ठीक है, मानते हैं वो कि ये भी ठीक है। और उन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम की संज्ञा भी स्वीकार की है। उन्होंने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी स्वीकार किया है
और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल तथा गद्यकाल को गद्यकाल को उन्होंने आधुनिक काल भी स्वीकार किया है। तो दोहरा नामकरण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ेंगे आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं, तो किसने क्या नाम दिया है वो हम सब यहाँ देख लेंगे फटाफट से। तो 2 टॉपिक हमारे आज की क्लास में क्लियर हो जाएंगे, देखिएगा। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है, जैसे वीरगाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। बात करते हैं चारण काल की, तो चारण काल नाम जो है सबसे पहले गियर्सन ने दिया था, जॉर्ज गियर्सन ने, और बाद में इसे रामकुमार वर्मा ने भी स्वीकार किया। रामकुमार वर्मा ने भी इसे चारण काल नाम दिया है। तीसरे नंबर पर आता है आपका वीरकाल। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल नाम दिया है। और सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन जी ने। बीजोपन काल की बात करते हैं तो किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आरंभिक काल की बात करें तो किसने कहा है? आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल का नाम दिया है। आदिकाल की बात करते हैं, आदिकाल नाम दिया है वीरगाथा काल को। आदिकाल नाम जो दिया है ये दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अपभ्रंश काल ये धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है अपभ्रंश काल। और संक्रमण काल कहा है रामखेलावन पांडे ने। अपभ्रंश काल या फिर पुरानी हिंदी का काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आधार काल नाम दिया है मोहन अवस्थी ने। और अंधकार काल कहा है डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने। तो इस प्रकार से हमारा ये जो नामकरण है ये कंप्लीट हो जाता है। कैसा लगा आपको क्लास? आप अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, और थोड़ा फास्ट आपको ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि मैं तो यहाँ पर आपको समझाया है, अगर टाइप के साथ लिखवाती तो फिर समय ज़्यादा लगता, क्लास भी लेंथी होता। अब आप इसको 2 से 3 बार जैसे देखेंगे और खुद से नोट्स बनाना चाहते हैं, तो खुद से जब नोट्स बनाएंगे ना तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको साथ के साथ में ही लर्न हो जाएंगी। और अगर आपके पास में समय नहीं है, जॉब करते हैं या कुछ और करते हैं, या फिर गृहिणी हैं, नहीं कर पा रही हैं नोट्स का काम, आप नहीं बना पा रही हैं अपने सेल्फ नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, जू का तो PDF मिलेगा, और आपको वो PDF पढ़ लेना है। निकलवाना चाहे तो निकलवा सकते हैं और आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। चलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि आप जितना इसको ज़्यादा पहुंचाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाएगी। क्लास कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए क्लास में, और कल हम जो पढ़ेंगे वो अपभ्रंश साहित्य को पढ़ेंगे। चलिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।